इस वीडियो में हम देखेंगे बौद्ध साहित्य या त्रिपिटक से संबंधित कुछ प्रश्न। और त्रिपिटक ये बहुत इम्पोर्टेंट शब्द है क्योंकि इससे एग्जाम में अक्सर प्रश्न बनता है। और साथ ही इस वीडियो के लास्ट में हम देखेंगे संविधान के कुछ इम्पोर्टेंट अनुच्छेद। ठीक है, तो आइए सबसे पहले इस टॉपिक को क्लियर करते हैं। त्रिपिटक आखिर है क्या? तो बौद्ध धर्म में क्या है कि त्रिपिटक बनाया गया है एक गुट, जिसमें 3 शब्द हैं, विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम्म पिटक। विनय पिटक जो है इसमें नियम बनाए गए हैं। अगर बौद्ध धर्म में कोई व्यक्ति शामिल होता है तो उसके लिए क्या नियम है, क्या विधि है, क्या निषेध है, उसको नियम आपको मोटे तौर पर याद रखना है। विनय पिटक में सिर्फ नियम याद रखना है, नियम विधि निषेध। ठीक है, उसके बाद आता है सूत पिटक। तो सूत पिटक में क्या है, बौद्ध धर्म के कुछ सिद्धांत और उपदेश दिए गए हैं। तो जो भी व्यक्ति बौद्ध धर्म में शामिल होता है उसके लिए कुछ सिद्धांत और उपदेशों का पालन करना होता है। तो सूत पिटक आपको याद रखना है मोटे तौर पर सिद्धांत। क्लियर? सिद्धांत किससे संबंधित है? तो सूत पिटक से। उसी प्रकार अभिधम्म पिटक में दार्शनिक सिद्धांत दिया गया है। ठीक है, तो इन 3 शब्दों को सिर्फ आपको याद रखना है। नियम किस में है? तो विनय पिटक से। उसी प्रकार सिद्धांत आपको याद रखने हैं सूत पिटक में। उसी प्रकार दार्शनिक सिद्धांत आपको याद रखना है कि यह अभिधम्म पिटक में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे प्रश्न इनसे कुछ मैंने लिया है, उन प्रश्नों को देख लेते हैं ताकि क्लियर हो सके आपका। तो सबसे पहले यहाँ प्रश्न है कि सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल सही होगा, कपिल सांख्य दर्शन के प्रवर्तक थे। उसी प्रकार दूसरा नंबर प्रश्न है कि पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक कौन थे? तो पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक जो थे ऑप्शन ए जैमिनी थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे तीसरा नंबर प्रश्न है अश्वघोष ने रचना की थी। तो अश्वघोष ने किसकी रचना की थी? बुद्धचरित बिल्कुल सही है, सुंदर आनंद बिल्कुल सही है, सारीपुत्र प्रकरण सभी सही है। यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर सही हमारा होगा, सभी सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है कि दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह किस पिटक में है? तो मैंने बताया था कि दार्शनिक सिर्फ शब्द याद रखिए, किससे संबंधित है? अभिधम्म पिटक से। उसी प्रकार विनय आ जाए तो नियम आ जाए तो विनय पिटक से, और सिद्धांत आ जाए तो सूत पिटक से। क्लियर? आगे देखते हैं बौद्ध धर्म के सिद्धांत तथा उपदेशों का संग्रह। तो मैंने बोला था सिद्धांत आ जाए तो सूत पिटक, यहाँ पे बिल्कुल सही होगा ऑप्शन बी। ठीक है, छठा प्रश्न है कि रामायण के 7 कांड को क्रम अनुसार सजाएं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो देख लेते हैं। सबसे पहले क्या हुआ था यहाँ पे? तो यहाँ पे बालकांड, सुंदरकांड, अरण्यकांड, उत्तरकांड, किष्किंधाकांड, अयोध्याकांड, 7 कांड। ये 7 खंडों में रामायण को बांटा गया है, सबको पता होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे बालकांड हुआ था, क्योंकि बचपन से शुरुआत होता है तो बालकांड हुआ। उसके बाद क्या हुआ? तो बाल्यावस्था से क्या वो कहाँ गए? अयोध्या में थे, तो अयोध्या कांड हुआ, 6 हुआ। अयोध्या से बाद क्या हुआ? तो जंगल में गए, वनवास हो गया उनको, राम जी को, तो 3 नंबर अरण्य कांड हुआ। ठीक है, उसके बाद अरण्य कांड के बाद क्या हुआ? तो सुंदर कांड हुआ, क्योंकि सीता माता का अपहरण हो गया, तो वही सीता माँ का जो अपहरण हुआ उसको सुंदर कांड बोलते हैं, तो वो 2 हो गया। ठीक है, ये कहाँ तक हमको कौन से ऑप्शन में मिल रहा है? 1 6 3 2। तो 1 6 3 2 मिल रहा है, हमारे सी में भी मिल रहा है और डी में भी मिल रहा है। आगे देखते हैं। तो 5, उसके बाद अब 5 होगा किष्किंधा कांड। तो किष्किंधा कांड किस में होगा? तो यहाँ पे 5वां किष्किंधा कांड इसमें भी मिल रहा है और इसमें भी मिल रहा है। उसके बाद छठा क्या है? तो 7वां और चौथा, इसमें 7वां युद्ध कांड है और चौथा उत्तर कांड है। तो यहाँ सबसे पहले युद्ध कांड हुआ। ठीक है, तो 7वां यहाँ पहले आ जाएगा, तो हमारा ऑप्शन जो है डी होगा। उत्तरकांड जो सब खत्म हो जाता है उसके बाद लास्ट का उत्तरकांड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा डी जो है बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे देखते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना की थी। अभिज्ञान शाकुंतलम क्या है? एक नाटक है, इसकी रचना की थी कालिदास ने। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। उसके बाद दूसरा प्रश्न है क्या है कि हर्षचरित एवं कादम्बरी की रचना की थी। किसने की थी हर्षचरित एवं कादम्बरी की रचना? तो वान भट्ट ने की थी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, वान भट्ट ने की थी। क्लियर?
आगे 9 नंबर प्रश्न क्या है कि जैन साहित्य को क्या कहा जाता है। जैन साहित्य को कहा जाता है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में आता है बहुत बार ये प्रश्न। तो जैन साहित्य को ऑप्शन सी आगम कहा जाता है, ठीक है, आगम कहा जाता है। लास्ट 10वां प्रश्न है कि किस वंश के शासकों ने सबसे अधिक मात्रा में सोने के मुद्रे का भंडार था। तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात क्या है कि ये पूछा है कि सबसे अधिक मात्रा में, तो अगर अधिक मात्रा में पूछे तो गुप्त वंश आ जाएगा, ठीक है, गुप्त वंश आ जाएगा अधिक मात्रा में। अगर वहीं पे अगर पूछता कि सबसे अधिक शुद्ध मात्रा में, शुद्ध मात्रा में पूछता सबसे अधिक, तो क्या होता है हमारा पे ऑप्शन ए होता है, यानी कि कुषाण वंश होता है, ठीक है, कुषाण वंश। बस आगे बढ़ते हैं। तो आगे अब महत्वपूर्ण जीके के प्रश्न, यानी कि यहाँ पे अब संविधान का मैंने जो लिया था अनुच्छेद वो स्टार्ट हो रहा है यहाँ से। तो देखिए इस अगर टॉपिक को आप पढ़ लेते हैं तो सारी समझिए कि आपका सारा अनुच्छेद से कोई भी अगर रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो नहीं फंसेगा, ठीक है। तो ध्यान से पढ़िए। राष्ट्रपति का पद जो होता है किस अनुच्छेद के तहत होता है, तो ये जो होता है अनुच्छेद 52 के तहत होता है, ठीक है, अनुच्छेद 52 के तहत होता है। यानी कि राष्ट्रपति अगर ऐसे रिलेट करके हम याद करें कि राष्ट्रपति का भवन एक होता है स्पेशली, तो भ से भवन और 52 दोनों एक जैसे दिखते हैं, तो 52 जो है 52 भवन की तरह है, यानी कि राष्ट्रपति के भवन 52, तो राष्ट्रपति का पद जो होता है अनुच्छेद 52 के तहत होता है, ठीक है। नेक्स्ट उसी प्रकार क्या है, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में होती है। तो सबको पता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति जो होती है वो तीनों शक्तियों का प्रधान होता है। तो राष्ट्रपति होता है वो किस अनुच्छेद के तहत होता है, तो अनुच्छेद 53 के तहत होता है, ठीक है, अनुच्छेद 53 के तहत होता है। नेक्स्ट है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार राष्ट्रपति में, तो किसी भी क्षेत्र का संघ का वो कार्य क्षेत्र बढ़ा सकता है, कानूनी जो विस्तार करते हैं वो कर सकता है कौन, राष्ट्रपति कर सकता है। और किस अनुच्छेद के तहत कर सकता है, तो अनुच्छेद 73 के तहत कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे क्या है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस अनुच्छेद के तहत होता है, तो 54 के तहत होता है। इसको अगर याद करना हो तो कैसे करेंगे, 54 में क्या है, चुनाव क्या है, चुनाव, 4 से चुनाव और 4 से 54, तो ऐसे याद कर सकते हैं कि राष्ट्रपति का चुनाव अनुच्छेद 54 से, ठीक है, 54 को चुनाव समझ लीजिए। आगे बढ़ते हैं। तो आगे यहाँ पे राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति एक होती है, प्रोसेस जिसको बोल सकते हैं, तो वो अनुच्छेद 55 में दर्शाया गया है। तो 54 के पास में है 55, तो ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होती है, यह किस अनुच्छेद में कहा गया है, तो ये अनुच्छेद 74 में कहा गया है, ठीक है। उसी प्रकार नेक्स्ट है कि भारत सरकार की समस्त कार्यवाही राष्ट्रपति के नाम से हुई कही जाती है, ये अनुच्छेद 77 में कहा गया है कि राष्ट्रपति तो कार्यपालिका का प्रधान होता ही है, इसलिए अनुच्छेद उसको 77 में कहा गया है, ठीक है। नेक्स्ट आगे प्रश्न क्या है, तो आगे प्रश्न सदनों में अभिभाषण का और उसके संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत होता है, अनुच्छेद 86 यानी कि 86 के तहत वो राष्ट्रपति जो है सदनों में कोई भी अभिभाषण और संदेश भेज सकता है, ठीक है। और राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखने वाली, राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण जो होता है अनुच्छेद 87 में होता है, अनुच्छेद 87 में, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, भारत का उपराष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत नियुक्त होता है, तो उपराष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 63 के तहत बनता है, ठीक है। आगे देखते हैं। तो आगे जो है उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना किस अनुच्छेद में है, ये अनुच्छेद 64 में, ठीक है। नेक्स्ट है किस अनुच्छेद में लोकसभा की संरचना की चर्चा है, तो अनुच्छेद 81 आपको पता होगा कि संसद 79 में होता है, 80 में राज्यसभा होता है और 81 में लोकसभा होता है। तो 79, 80, 81 आपको याद रखना है। 79 संसद, 80 राज्यसभा और 81 लोकसभा। राज्यसभा को उच्च सदन बोलते हैं और लोकसभा को निम्न सदन बोलते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। तो आगे है कि संसद के सदस्यों की अवधि किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो संसद के जितने भी सदस्य होते हैं, चाहे वो लोकसभा के हो चाहे राज्यसभा का हो, किस अनुच्छेद में उनकी चर्चा की गई है, तो अनुच्छेद 83 में, ठीक है, अनुच्छेद 83 में। उसके बाद क्या है कि लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष किस अनुच्छेद के तहत नियुक्त होते हैं, तो लोकसभा में जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनते हैं वो अनुच्छेद 93 के तहत नियुक्त होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। तो राज्यसभा का सभापति और उपसभापति नियुक्त होते हैं
तो राज्यसभा का सभापति उपसभापति अनुच्छेद 89 के तहत नियुक्त होते हैं। ठीक है, 89 आपको याद रखना है राज्यसभा का। और लोकसभा का पूछे तो 93। क्लियर, क्योंकि राज्यसभा उच्च सदन है तो इसलिए राज्यसभा पहले आएगा 89 में, और लोकसभा तो निम्न सदन है इसलिए इसके बाद 93 में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कि सदस्य द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान किस अनुच्छेद में है, तो 99 में है। चाहे वो लोकसभा को चाहे राज्यसभा को, ये शपथ अपना लेता है 99 में, अनुच्छेद 99 में। और क्या लास्ट ये प्रश्न अब क्या है कि कुछ दशाओं में दो सदनों की संयुक्त बैठक, हाँ दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो होती है अनुच्छेद 108 में की जाती है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। साथ ही 110 धन विधेयक किससे संबंधित है, तो धन विधेयक 110 अनुच्छेद 110 से संबंधित है। और धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया क्या है, तो 109 में है, 109 में विशेष प्रक्रिया है। और वार्षिक वित्तीय विवरण 112 में है। ये इम्पोर्टेंट ये भी है क्योंकि आजकल ये एग्जाम में पूछ रहा है, वार्षिक वित्तीय विवरण 112 अनुच्छेद में है। ठीक है, आगे क्या है, इस संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति जो होती है, तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है किस अनुच्छेद के तहत, 123 के तहत। ठीक है, आगे उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय, ये भी इम्पोर्टेंट है, 129 के तहत उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना 129 के तहत है। निर्णय या ये गलती है, निर्णयों, यहाँ पे निर्णयों होगा, निर्णयों या आदेशों का उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनर्विलोकन, ये शब्द याद रखिए बस, पुनर्विलोकन किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 137 में है। ठीक है, पुनर्विलोकन 137 में है। आगे क्या है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के परामर्श से अध्यादेश जारी कर सकता है, किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल कर सकता है, 213 के तहत। ये याद करने के 100 ट्रिक क्या है, तो देखिए राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है 123 के तहत, तो उसी को उल्टा कर दीजिए, अब 2 को पहले कर दीजिए, 2 उसके बाद सब 1 वहीं पे 3 यहीं पे कर दीजिए, तो 213 आ जाएगा। तो वैसे ही राज्यपाल जो करेगा 213 का तहत करेगा। ठीक है, आगे संविधान का कौन सा अनुच्छेद में बाल श्रम का निषेध है, यहाँ पे निषेध होगा, बाल श्रम का निषेध किया गया है, तो अनुच्छेद 24 के तहत। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय से किसी भी विवाद पर सलाह ले सकता है, तो सर्वोच्च न्यायालय से राष्ट्रपति सलाह ले सकता है 143 के तहत। ठीक है, प्राण एवं यहाँ दहेज नहीं दैहिक होगा, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का उल्लेख अनुच्छेद 21 में किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 महीने के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है, तो आपको पता होगा कि संसद का कम से कम साल में 2 बार अधिवेशन होना अनिवार्य है, और ये किस अनुच्छेद में इसकी चर्चा की गई है, तो अनुच्छेद 85 में। ठीक है, अनुच्छेद 85 में। नेक्स्ट है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि का सभी न्यायालयों पर आबद्धकर होना किस अनुच्छेद में है, तो ये 141 में कहा गया है, यानी कि सबसे महान यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय होता है, उसको जो भी नियम कानून बनाता है उसको सभी न्यायालयों को मानना पड़ेगा, ये 141 में कहा गया है। नेक्स्ट है कि राज्यों के राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत होते हैं, तो यानी कि शॉर्ट बात में कहें तो राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में है, 153 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति होती है राज्य में। ठीक है, और राज्य की कार्यपालिका शक्ति जो है राष्ट्रपति में होती है, किस अनुच्छेद के तहत, 53 के तहत। ठीक है, ये राष्ट्रपति के बारे में है, और यहाँ पे राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में 154 के तहत। ठीक है, 154, तो वहाँ पे 52 था, यानी कि 52 में नियुक्ति होती है राष्ट्रपति की, और 53 में कार्यपालिका का वो क्या बोलते हैं शक्ति सबसे उसमें निहित होती है 53 में। और इसी प्रकार 153 में यहाँ पे इसकी राज्यपाल की नियुक्ति होती है, और 54 में कार्यपालिका शक्ति होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में 154 हो गया, और राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद होते हैं, ये 163 के तहत कहता है। ठीक है, और उसमें 163 था ये राज्यपाल के लिए सलाह देने के लिए मंत्री परिषद, और राष्ट्रपति से संबंधित है कौन सा, तो 74 मंत्री परिषद होता है राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है कि राज्य का महाधिवक्ता होती है 165 के तहत,
राज्य का महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है राज्यपाल, किस अनुच्छेद के तहत? 165 के तहत। नेक्स्ट है कि राज्य के विधानमंडलों का गठन किया जाता है अनुच्छेद 168 के तहत। विधानमंडल राष्ट्र में होते हैं और विधान मंडल का हो गया 168 में, और विधान परिषदों का सृजन होता है 169 में। साथ ही राज्य के विधानमंडल के सत्रावसान व विघटन किस अनुच्छेद में है? तो कब उसका विधानसभा मंडल का सत्र बुलाना है, कब उसका विघटन करना है, ये 174 में है। ठीक है। राज्यपाल का विशेष अभिभाषण 176 में है। वहीं राष्ट्रपति का क्या था? अनुच्छेद 87 में था। ठीक है। नेक्स्ट विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष 178 में है, और वहाँ पे क्या था लोकसभा का? उसका था 93 में। ठीक है। विधान परिषद का सभापति और उपसभापति 182। नेक्स्ट क्या है? तो नेक्स्ट यहाँ पे है सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, ये 188 में है। खैर ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी आपको पढ़ लेना है एक बार। राज्य के धन विधेयक की परिभाषा अनुच्छेद 199 में है। राज्य के वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख जो है 202 में है। राज्यों के लिए उच्च न्यायालय का उल्लेख, ये इम्पोर्टेंट है, राज्यों के उच्च न्यायालय का उल्लेख 214 में है। इसको भी अगर आप देखें तो 124 में सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख है, 324 में ना, उसी प्रकार 214 में इसका उल्लेख है। उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना 215 में है। उच्च न्यायालयों का गठन किया जाता है 216 के तहत। किस अनुच्छेद में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति की चर्चा है? अनुच्छेद 233 में। याद रखिए जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति क्या है? 233 में। और उच्च न्यायालय का गठन 216 याद रखिएगा। किस अनुच्छेद में संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में चर्चा की गई है? तो संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन जो होंगे उसकी चर्चा अनुच्छेद 239 में की गई है। ठीक है। आगे क्या है? तो आगे है अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन जो है वो संबंधित है 244 से। ठीक है। अंतर राज्य परिषद के संबंध में उपबंध है 263 में, और आकस्मिक निधि 267 और संचित निधि 266 याद रखिएगा। ठीक है। आकस्मिकता निधि 267 और संचित निधि 266। वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 और वित्त आयोग की सिफारिश 281। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधान के अंतर्गत संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है? अनुच्छेद 249 इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्या है कि संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोकसभा में आरक्षण की बात की गई है? तो यहाँ से जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं 4 हैं लगातार, देख लीजिए, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है चारों। तो आपको याद कर रखने का सिर्फ एक ही ट्रिक है इसमें कि आपको 30, 31, 32, 33 याद रखना है। क्या? 30, 31, 32, 33। और यहाँ पे याद रखना है 2 चीज़, अनुसूचित जाति एवं जनजाति और एंग्लो इंडियन समुदाय। क्या? अनुसूचित जाति एवं जनजाति और एंग्लो इंडियन समुदाय। उसके बाद क्या याद रखना है आपको? लोकसभा, विधानसभा। तो देख लीजिए, बता देता हूँ मैं आपसे। संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोकसभा में आरक्षण की बात की गई है? तो 330 लोकसभा में आरक्षण है। अब अगले बार में देखिए, लोकसभा में ही एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षण की बात की है 31 में। तो 2 याद रखना है कि लोकसभा में अनुसूचित जाति का अलग 330 में, फिर लोकसभा में एंग्लो इंडियन का 331 में। उसी प्रकार किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के विधानसभा में आरक्षण की बात की गई? तो 332। तो संविधान के विधानसभा में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के आरक्षण के बारे में 332 में, और विधानसभा में ही एंग्लो इंडियन समुदाय के लोगों के लिए 333 में चर्चा की गई है। ठीक है। तो 331, 32, 33, 33 आपको याद रखना है। तो बस आज का वीडियो यहीं तक था। आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।